तो मंच पर आज हमारे बीच में वो हस्ती हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जब वो मंच पर होते हैं तो बहुत सारे सवाल स्वाभाविक होते हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए, स्वदेश से जुड़े हुए और योग से भी जुड़े हुए। और इसीलिए हमारे सेशन का नाम है कारोबार का स्वदेशी योग। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य बालकृष्ण जी, आपका जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। चलिए सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं आचार्य जी। और पहला सवाल ये कि योग, आयुर्वेद, संस्कृति और संस्कार के प्रचार प्रसार की पतंजलि यात्रा आजादी के इस अमृत काल में कहां पहुंची है? हम देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो अमृत तब आएगा जब संस्कार हो जीवन में और हमारी संस्कृति, परंपरा और जो मूल्यों का यदि हम जीवन में आश्रय देंगे, उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो जो अमृत काल है वो हमेशा बना रहेगा। तो इसीलिए जीवन में शांति चाहिए तो सबको संस्कृति की ओर लौटना होगा, संस्कृति में लौटना है तो जीवन में संस्कार को अपनाना होगा। ये बहुत खूबसूरत बात कही आपने। अब सवाल है हर्बल स्टेट की पहचान को लेकर। आप और योग गुरु बाबा रामदेव दोनों मिलकर इसमें लगे हुए हैं, कितना मुमकिन है और कब तक मुमकिन है? देखिए, प्रसन्नता की बात यह है कि हम उत्तराखंड के समृद्धि की, राइजिंग की बात कर रहे हैं। न्यूज 18 आप लोग सब प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड को कैसे हम विश्व पटल पर लेकर के आए। जो ये आपका जो प्रयास है, मैं तो पहले उसके लिए धन्यवाद भी करूंगा और इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी है, पूरी दुनिया के अंदर जितने पेड़ पौधे हैं उनमें से करीबन 16% वृक्ष वनस्पतियां भारतवर्ष में हैं। यानी कि लगभग 20,000 तरह के पेड़ पौधे इस प्रांत में मतलब इस देश में पाया जाता है। 20,000 में से लगभग 12,000 पेड़ पौधे वनस्पतियां उत्तराखंड में हैं। यानी कि पूरे देश का जितना प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी है उसका 60% उत्तराखंड में है। तो इसीलिए हर्बल स्टेट उत्तराखंड क्यों, जो आपने पूछा, मैं इसका बहुत सुंदरता से बताना चाहता हूं कि 60% प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी उत्तराखंड में है। और यदि उसको मेडिसिनली यदि हम देखें तो जो मेडिसिन में यूज होने वाले लगभग ज्यादातर जो पौधे यूज होते 1,000 के लगभग पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं जो आयुर्वेद में ज्यादा हम प्रयोग करते हैं, उनका लगभग 70 से 75% प्लांट्स उत्तराखंड में अवेलेबल हैं। यानी कि जड़ी बूटियों को लेकर के उत्तराखंड में बहुत बड़ी संभावना है। इस संभावनाओं पर यदि हम काम करें तो वास्तव में उत्तराखंड को हम हर्बल स्टेट बना सकते हैं। आचार्य जी, पतंजलि एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, देश में तो सब जानते ही हैं, बाहर के भी कई देशों में अब लोग इसको पहचानते हैं। लेकिन आपको लगता है कि प्रोडक्ट रिसर्च को लेकर आपकी क्रेडिबिलिटी पर बार बार सवाल उठते हैं, तो ऐसा लगता है आपको कि बार बार पतंजलि को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? पतंजलि को अग्नि परीक्षा इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि इस देश का दुर्भाग्य है कि जहां महात्मा गांधी ने स्वदेशी के लिए विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई, हमारे वीरों ने, शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने अपनी प्राणों की आहुति इसलिए लगाई कि हमारा देश जब स्वतंत्र होगा, हमारा राज भी स्वदेशी होगा, तो हमारे वस्तुएं और हमारी चीजें भी स्वदेशी होंगी। तो विदेशी जो कुंडली मारे बैठे हुए जो तथाकथित एमएनसीज हैं, उनको कभी यह सहन नहीं हुआ कि कोई देसी कंपनी इस लेवल पर बढ़ जाए और उनके देखते देखते उनसे कहीं आगे निकल जाए। तो उसके कारण से, क्योंकि एक षड्यंत्र मैं आपको बताता हूं कि आज दुनिया का सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग यूनिट यानी फूड पार्क पतंजलि के पास है। इतना होने के बाद में भी कभी कभी आपने सुना होगा, बोले पतंजलि तो दूसरों से चीजें बनाती है। अरे भाई, पतंजलि दूसरों से चीज नहीं बनाती है, दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पतंजलि के पास है। फिर यह नहीं चला तो बार बार ये अग्नि परीक्षा की नौबत इसलिए आती है क्योंकि ये लड़ाई चल रही है, लड़ाई नहीं चल रही है क्योंकि उनमें दम नहीं है, इसलिए षड्यंत्र से जीतने का प्रयास है। तो दम है तो सामने आए कि मैं पूछता हूं, देश के अंदर ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो एफएमसीजी की हो, हर्बल की कंपनी हो, जिसके पास बायोसेफ्टी लेवल 3 लेवल का रिसर्च लैब हो। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहां पर जो आप जो रिसर्च लैब के लिए देखें, एनएबीएल एक्रेडिटेड 3 रिसर्च लैब हो,
ऐसी कोई संस्था नहीं है जिनके पास NABH एक्रेडिटेड 2 हॉस्पिटल हों। वो स्ट्रेंथ है पतंजलि की। और पूरे देश के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई ऐसी संस्था नहीं है जहां 500 से ज्यादा योग्य साइंटिस्ट सेवाएं दे रहे हैं। इसी आरोपों से जुड़ा ही मेरा अगला सवाल है कि तमाम लोग कहते हैं कि आयुर्वेद के नाम पर, पतंजलि के नाम पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी व्यापारी बन गए हैं। ये तो इनका ध्यान तो व्यापार पर है। बनना चाहते हैं। भगवान करें स्वामी रामदेव जैसे 100 व्यापारी इस देश को मिल जाए तो देश का भला हो जाए। अच्छा, ये बताइए कि एलोपैथी या फार्मा कंपनी से आपका झगड़ा क्या है? आपने कोरोना काल में कोरोनिल को भी लॉन्च किया, बहुत सारे सवाल उठे, उनके जवाब भी सामने आए। झगड़ा कुछ नहीं है, झगड़ा समझ की है। क्योंकि लोगों ने सोचा था जड़ी बूटियां मतलब पुड़िया या डिब्बों में चूर्ण। लोगों ने ये नहीं सोचा था कि जड़ी बूटियां मतलब विशुद्ध औषधियां, वो भी प्रामाणिकता के साथ में। जब वो चीजें सामने आई तो एकदम हजम नहीं हुआ और इसलिए हमको परीक्षाएं देनी पड़ी। भाई हमने CTRI से अप्रूवल लेकर के जो प्रोटोकॉल और उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके माध्यम से कोरोनिल बनाया। प्रश्न किए गए पर कभी किसी ने ये सोचा कि प्रश्नों का जो उत्तर दिया गया तो उत्तर देने से जिस लेवल पर हम लोगों ने प्रमाण और तथ्य रखे, यदि हम में दम न होता, हम सच्चे न होते तो अब तक टिके न रहते। और कोरोना की वजह से हमारी जो आयुर्वेद की परंपरा है, जो विधा है, उसकी जो ताकत है वो पूरी दुनिया ने देखा, दुनिया ने महसूस किया। और मैं आपके माध्यम से ये संपूर्ण देशवासियों को हम जानकारी देना चाहते हैं कि कोरोना लगभग बहनों 1 करोड़ परिवारों में पहुंचा। कामयाब रहा आपके मुताबिक? 1 करोड़ परिवारों में पहुंचा। आप कल्पना करिए कि उन 1 करोड़ परिवारों में यदि कोरोना न होता तो मृत्यु की संख्या कितनी बढ़ती, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कोरोना में प्राणों की रक्षा करने का बड़ा काम कोरोनिल ने किया है और ये पूरे देश के लोगों ने इसको स्वीकार किया है। अगला सवाल टर्नओवर को लेकर है। सवाल यह है कि पतंजलि का इस वक्त सालाना टर्नओवर क्या है, रोजगार कितने लोगों को दे रहे हैं? क्योंकि दावे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इस मंच से भी बताइए। और बाबा रामदेव भी हमारे स्टूडियो आए थे और उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी कुछ 15 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। जी, मुझे इस बात को कहते हुए आप लोगों के माध्यम से, हम लोग उत्तराखंड में बैठे हैं, अभी राइजिंग उत्तराखंड की बात भी हो रही है। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जितना अभी तक इन्वेस्टमेंट हुआ, लगभग 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। उनमें से लगभग हमारा 12% इन्वेस्टमेंट सिर्फ पतंजलि का है। यानी उत्तराखंड के प्राइवेट सेक्टर के जितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है 12% पतंजलि का है। प्राइवेट सेक्टर में जितने लोगों को रोजगार मिल रहा है उसका करीबन 10% रोजगार सिर्फ पतंजलि दे रहा है। तो इसीलिए उत्तराखंड यदि आज देखें, और तीसरी बात जो मैं बड़ी बात कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जो लोकल जनता है, पहाड़ों के जो बच्चे हैं, सर्वाधिक यदि कहीं पहाड़ों के बच्चे यदि काम कर रहे हैं किसी संस्थान में तो वह पतंजलि संस्था है। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो इसी तरह से हम पूरे भारतवर्ष की यदि मैं बात करूं तो पूरे इंडिया में लगभग 6% फूड प्रोसेस होता है। उस 6% का लगभग 6% हम लोग करते हैं। यानी कि लगभग पूरे देश का समझ लीजिए कि 6% फूड प्रोसेस करने का काम वह पतंजलि कर रहा है। इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कितने लोगों को इससे रोजगार मिल रहा हो। जी आचार्य जी, ये तो व्यावसायिक बातें रही, ब्रांड पतंजलि की बातें रही, लेकिन जब आचार्य बालकृष्ण स्टेज पर होते हैं, आयुर्वेद की बात करते हैं, आपने कोरोना का भी जिक्र किया, आपने बताया कोरोनिल का कितना अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिला, रिसर्च लैब की आपने बात की कि बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज के पास नहीं है उस लेवल की लैब। तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी पतंजलि कुछ कर रहा है कि आजकल लोगों की चिंता का विषय बना हुआ है, अचानक हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, यंग लोगों में हो रहा है, उस पर कुछ कर रहा है पतंजलि? ये बहुत बड़ी चिंता की बात है जो आपने बात कही। और हमको लगता है कि किसी न किसी हर परिवार में कोई ना कोई उसके द्वारा पीड़ित है। किसी को नींद नहीं आती है, किसी को शरीर में दर्द है, किसी का लीवर खराब हो गया, कोई स्ट्रेस में जी रहा है। बहुत भयानक स्थितियां हो रही हैं और उसके लिए मैं सबसे विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूं कि योग अभ्यास सभी लोग करें। योग अभ्यास कभी कोई ना छोड़ें। योग सर्वोत्तम उपाय है। और आयुर्वेद में अभी हमने एक औषधि निकाली है मेमोरी ग्रिड करके, वो क्योंकि याददाश्त पर बहुत फर्क पड़ा है। मैं आज ही कहीं का रिपोर्ट पढ़ रहा था, मेमोरी पर, ब्रेन पर
बहुत उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, तो वो मेमोरी ग्रिड अभी हमने नई औषधि रिसर्च करके लॉन्च की है, तो उसका आश्रय ले लें। देखिए, ये सही बात है कि बीमार होने के बाद में औषधि के पीछे भागना मजबूरी है, पर हो सके तो हम ऐसे उपाय करें कि हम बीमार ही ना हो, और वो उपाय है योग और आयुर्वेद, जो हमें बीमार होने से भी बचाते हैं, और वो हम अपने दैनिक जीवन में इनको अपना करके बड़ी से बड़ी व्याधियों से बचने का रास्ता हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आप प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी को यदि हो जाए, मान लीजिए बहुत से लोग हैं, कोरोना हुआ, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे हैं, आयुर्वेद का जो नियम है ना, आयुर्वेद कहता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य रोग प्रशमनम। यह दोनों ही बातें हैं कि योग और आयुर्वेद ऐसी विधाएं हैं कि यदि आप रोगी नहीं हैं तो रोग आने से अपने आप को बचा सकते हैं, और यदि रोगी हैं तो उनको अपना करके रोग मुक्त भी हो सकते हैं। तो जिन उपायों को मैंने बचने के लिए कहा, वही उपाय रोग मुक्त होने के लिए भी हैं। आचार्य जी, आपने लक्ष्य बहुत बड़े बड़े रखे हैं, दुनिया तक अब पतंजलि पहुंच रही, ऐसे में दुनिया को आयुष कवच की जिसकी चर्चा आप करते हैं, कैसे देंगे? पूरी दुनिया में ये बात कैसे? आयुष कवच यही है, हमारे आयुर्वेद के अंदर जो स्वस्थ व्रत का विधान है, जैसे मैंने कहा कि आयुष कवच यह है कि जैसे सुबह उठ करके जो हमारी रूटीन है, दिनचर्या, हम लोग आज बात करते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ स्टाइल डिजीज का मतलब क्या है कि नहीं, मेरा स्टाइल, लाइफ का जो स्टाइल है वो ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करिए। तो कैसा लाइफ स्टाइल को हम अपनाएं, जो आयुर्वेद में कहा है, जो योग में कहा है। सुबह समय पर उठना है, प्रातः जो भी हमें उषापान करना है, नाश्ते में ये खाना है, विरुद्ध आहार विहार नहीं लेना है, रात्रि को बहुत लेट नहीं खाना है, रात को बहुत अचार, सलाद, तली हुई, अब शादियां रात को ही होती हैं आजकल, बड़े बड़े पकवान मिलते हैं, गरम गरम चाय पी रहा है आदमी बैठे बैठे, फिर वहीं बराबर में जो है वो आइसक्रीम भी है। सर्दियों में भी ना करें ऐसा। नहीं, सर्दी में भी ना करें, और गर्म चीज के साथ ठंडी चीज भी ना लें एकदम। यानी आपको आइसक्रीम खाना है तो ये नहीं कि आपने गरम गरम चाय पी ली और खाना खा ली। लेकिन अब तो एक कॉम्बिनेशन जो बहुत हिट है, गरम गरम चॉकलेट के साथ ठंडी आइसक्रीम, तो फिर गरम गुलाब जामुन के साथ ठंडी तो आइसक्रीम। फिर बीमार होने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आयुर्वेद कहता ध्यान है, से सुने आप सभी। मैं बिल्कुल, ये सुन लीजिए, आयुर्वेद क्या कहता है, पथ्य सती गदार्थ से किम औषध निषेवणई, अपथ्य सती गदार्थ से किम औषध निषेवणई। ये बहुत मजेदार बात है, ये सुन लीजिए। लोग, आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं, यदि आप परहेज करते हो तो फिर दवाई खाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि परहेज से ठीक हो जाओगे। यदि आप परहेज नहीं करते हो तो फिर दवाई खाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि दवाई खा करके भी आपको ठीक होना तो है नहीं जी। तो इसीलिए सावधानी जरूरी है। हम देखा देखी में ऐसा कोई काम ना करें कि लोग कह रहे हैं, या फैशन में, देखा देखी में, कि जिससे कि जा करके पीड़ा तो अपने को भुगतनी होती है, दर्द अपने को हो तो घर वाले साथ दे दे, पड़ोसी तो तमाशा ही देखेंगे, पर दर्द तो स्वयं को होगा। इसलिए स्वयं के लिए, अपनी रक्षा के लिए आयुर्वेद और योग का आश्रय हम सबको जरूर लेना चाहिए। आचार्य जी, स्वास्थ्य की बात चली रही है, तो केंद्र सरकार ने इस साल को मिलेट ईयर घोषित किया है, और उत्तराखंड में हम लोग हैं, यहीं से हमारा कार्यक्रम चल रहा है, आप भी सम्मानित मंच पर हैं। तो उत्तराखंड का मिलेट है मड़वा, उसको लेकर भी राज्य सरकार का विजन है कि किस तरह इसको प्रमोट करना है, क्या इसको मिड डे मील में इंक्लूड किया जा सकता है, लाइफस्टाइल की आपने चर्चा की, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, हमारे यहाँ ये जो मोटा अनाज खाने की परंपरा थी, जो मिलेट वगैरह हम लोग लेते थे, उससे दो लाभ था। एक तो ये लाभ था क्योंकि मेरा जो किसान है, जहां पहाड़ों पर जैसे गेहूं और चावल नहीं होता है, वहां पर भी सब जगह पर मोटा अनाज पैदा होता है, तो उसको खाने से किसानों की आय की वृद्धि होगी। दूसरा, लोगों का स्वास्थ्य ठीक होगा। सबसे पहली बार पतंजलि ने यह अभियान शुरू किया था, आज से लगभग 7-8 वर्ष पहले। हमने नवरत्न आटा, सारे तरह के अनाजों का आटा सबसे पहली बार, हमको नहीं लगता कि उससे पहले किसी ने 9 अनाजों को मिलाकर के एक आटा तैयार किया हो, वो शुरू किया। और हमने यही कैंपेनिंग शुरू किया था कि यदि आपको शरीर में दर्द है तो आटा खाइए, कैल्शियम की कमी है तो आटा खाइए, आयरन की कमी है तो आटा खाइए, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम वाले कुट्टू और ये अपना सिंघाड़ा था, आयरन वाले मडवा था, हमने मिक्स करके ऐसा बनाया। क्योंकि यदि कैल्शियम के लिए गोली खाओगे तो वो दवाई ले जाएंगे एमएनसीज वाले, और यदि कैल्शियम के लिए आपका मडवा खाएंगे तो पैसा जाएगा किसान के पास और आप स्वस्थ भी रहोगे। यही कैंपेनिंग ये मिलेट ईयर में होनी चाहिए, और ये संदेश
हम सबको जीवन में उतारना भी चाहिए और सबको देने का प्रयास भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए देखिए हमारे किसान भाई परिश्रम से उगाते हैं। हम महंगी महंगी दवाइयाँ हरी पीली लाल शीशी खरीद करके लाते हैं। हमको कभी कोई ऐसा लगता है कि बस ये तो ठीक है, इसी से जुड़ी परंतु उसमें मैं एक लाइन आपको बता दूं, वही चीज जब हम किसानों के पास पहाड़ों पे जाते हैं, सड़क के किनारे दालें बेच रहे हैं, पौष्टिक दालें हैं, वो मोटे अनाज बेच रहे हैं, वहां जाकर के मैं कहता हूं आप रेट नेगोशिएशन भी मत करिए, भाव भी मत करिए, क्योंकि आप लेकर के जाओगे उस पैसे से उसका परिवार चलेगा, और जो चीज आप घर में लेकर के आए हो आपकी सेहत को खराब नहीं होने देगा, आपके प्राणों की रक्षा करेगा। तो ये हमको हमारी जो इमोशंस है, हमारी भावनाएं, हम पहाड़ों से प्यार करते हैं, भावनाएं रखते हैं, तो कुछ दिखाने की आवश्यकता है। इसी से ही उत्तराखंड की समृद्धि भी आएगी, आपका सेहत भी बनेगा, राइजिंग उत्तराखंड भी होगा, और मिलेट ईयर का जो मकसद है वो भी पूरा होगा। इसी से जुड़ी एक संदर्भ है। जब मैं छोटी थी, गांव जाया करती थी, तो मुझे याद है कि हमारी दादी नानी जरूर ये कहा करती थी कि मोटे अनाज हम खाते थे, बट जब मैं छोटी थी तो मोटे अनाजों को मजदूरों का अनाज घोषित कर दिया गया कि जो हमारे खेत पर काम करते थे वो मजदूर खाते, और हमने गेहूं फिनिश्ड और बहुत शाइनिंग चावल उसका इस्तेमाल शुरू किया। अब हम वापस मोटे अनाज पर जा रहे हैं, तो बाजार का इस पर कितना रोल रहता है? मौजूदा वक्त में तेल को लेकर बाजार का ही रोल है। मौजूदा वक्त में तेल को लेकर यही सवाल है। पाम ऑयल मिक्स्ड तेल ज्यादा यूज करते हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है। तो इसे लेकर क्या पतंजलि भी कुछ देखिए, ये जो बाजार है ना, ये कैसे हमको घुमा देते हैं, किस तरह से हमको बर्बाद करते हैं, किस तरह से हमारे घरों में घुस जाते हैं, कई बार हमको पता भी नहीं चलता है। यानी आज आप स्वतंत्र इस रूप में नहीं है, आपका विचार वो आपका नहीं है। सोशल मीडिया चैनल्स या माली प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हमको दिखाया जा रहा है, जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, हम वैसे वैसे होते जाते रहते हैं, पर पता नहीं चलता कि हम जो बन रहे हैं वास्तव में हम नहीं बन रहे हैं, कोई हमको बना रहा है। इसी तरह से अन्न के विषय में जो आपने बात कही, ये बड़ी बात थी। एक बार ऐसा हो गया कि जिसके घर में पहले मोटा अनाज खाया जाता था, गांव में देहात में सब लोग कम सीमित साधन में सूखे में होने वाले अनाज की वजह से आज भी, बहन मैं आपको बता दूं कि शहरों की बहनें जो खूब खाती पीती घरों की हैं, उनका हीमोग्लोबिन आपको मुश्किल से 10, 11, 12 भी 12 हो जाए तो बहुत ज्यादा है। पर पहाड़ों में जो आज भी जो गरीब बहनें हैं, मुश्किल से जीवन निर्वाहन करता हो, हीमोग्लोबिन बहन 12 से ज्यादा मिलेगा अधिकांश का, क्योंकि वो मोटा अनाज का ही कमाल है। उसके अंदर जो शरीर के लिए जो पोषणता चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए, तो वो मिल जाता है। तो एक षड्यंत्रपूर्ण ढंग से ये फैलाया गया था कि चावल, और चावल में हमारे पहले अनपॉलिश्ड चावल खाते थे, आजकल पॉलिश किया हुआ चावल, सफेद चावल खाते हैं। तो पहले पहाड़ों की मैं बात करूं तो पहाड़ों में कभी कोई मेहमान आता था तो कहते थे वो आटा, सफेद आटा लेके आते थे, वो सोचते थे कि ये कोई विशेष चीज है, पर उसको ऐसे प्रचारित कर दिया गया तो देर आए दुरुस्त आए, अब शहर के लोग भी मोटा अनाज ढूंढ रहे हैं। तो पहाड़ वालों को गौरव होगा कि शहर वाले ढूंढ रहे हैं, हमको तो आराम से मिल रहा है, इसलिए शांति से खाइए और सेहत बनाइए। बहुत से लोग सेहत बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग जो जरूरत से ज्यादा जिनकी बन जाती है वो उसको कम करने की कोशिश करते हैं। बाजार का हम जिक्र कर रहे थे, तो इसी तरह एक वेट लॉस इंडस्ट्री है। आपको लगता है कि ओवर द डिकेड्स कुछ ऐसी चीजें हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट बना दी गई, बहुत सारा विदेशी फूड वेट लॉस के नाम पर इंक्लूड कर दिया गया, क्या उनका कोई लोकल सोल्यूशन भी है? कोई ऐसी चेन है जो किसानों को भी फायदा पहुंचाए, एंड कंज्यूमर को भी फायदा पहुंचाए और लोग स्वस्थ भी रहें? देखिए, आज यदि आप देखेंगे इस देश के अंदर भोजन न मिलने की वजह से बीमार थोड़े लोग हैं, ज्यादा खा करके बीमार होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। डायबिटीज और एक ऐसी मानसिकता बना दी गई है कि ज्यादा खाने से ज्यादा सेहत आती है। खाने से सेहत नहीं बनती है, पचाने से सेहत बनती है। मैं देख रहा हूँ जैसे बहन जी शरीर बना, इतना राशन दूसरे भी खाते होंगे, दूसरा फिर वो तो थुल मिलेगा, क्योंकि ये परिश्रम करती हैं खा करके हजम करने का। तो हम इतना ही खाएं जितना हम हजम कर सकें, इतना मत खाइए कि आपका रोग का कारण बने। और एक सवाल है उन लोगों के लिए, सजेशन है, सवाल नहीं सजेशन है, जो कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, योगा में से तो होगा लेकिन योगा के लिए बहुत टाइम चाहिए, तो वो हमसे नहीं होगा, तो उनके लिए भी कुछ बताइए जरा। देखिए, समय हमारे सबके पास 24 घंटे हैं। हम यदि आधा घंटा योग करते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि 1 घंटा योग करते हैं तो उससे आपका जो बाथरूम में टॉयलेट का समय कम हो जाएगा,
आजकल तो लोग अखबार और पता नहीं क्या क्या लो करके वो मोबाइल लेकर के बैठ जाता है टॉयलेट्स में, वो कल्पना भी नहीं की जा सकती। और लोग जो है और आलतू फालतू समय पर जो गवाते हैं, तो हमें यहाँ पर योग के लिए, शरीर के लिए समय लगाना, वो समय गंवाना नहीं है, वो समय बचाना है, जीवन को बचाना है। क्योंकि जीवन रहेगा, स्वास्थ्य रहेंगे यदि आप, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। इसलिए पहला सुख निरोगी काया, ये ऐसे ही नहीं कहा गया। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसा शास्त्रों में कहा कि शरीर है तो सब कुछ है, तो उसको बचाना हमारा धर्म है। उसके लिए यही मोटा अनाज, योग और आयुर्वेद यही उपाय है। गोलियों में, काली पीली शीशियों में सेहत नहीं है। यदि उसमें स्वास्थ्य होता तो मेडिकल स्टोर वाला सबसे पहले सेहतमंद होता। तो इसीलिए प्रयास करो कि प्राकृतिक उपायों से ही हम सेहतमंद रहें। जी चलिए, तो पतंजलि लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं आचार्य जी। देश के कई राज्यों में तो आपने विस्तार ले लिया है, लेकिन हमने रिसर्च की तो पता चला कि कई बाहरी देशों जैसे यूके, यूएस, कनाडा, मॉरिशस, नेपाल, इन जगह पर भी आप लोगों ने विस्तार लिया है। तो आने वाले 5 साल में और क्या विजन है, कहां तक ले जाने वाले हैं पतंजलि? हम बड़े स्तर पर श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में पतंजलि वेलनेस जो सेंटर हम लोग खोल रहे हैं, कि जहां पर जैसे आपने कहा कि अभी पोस्ट कोविड जो स्थितियां हैं, मेंटल इलनेस, फिजिकल जो प्रॉब्लम्स जो खड़ी हो रही हैं, उसके लिए और अभी 4000 के लगभग व्यक्तियों की आवासीय चिकित्सा व्यवस्था आज पतंजलि में उपलब्ध है। तो एक तरह से देखें, विश्वास की दृष्टि से देखें तो हमारी 6-6 महीने पहले के एडवांस बुकिंग है। पर उसको यदि मैं दूसरे एंगल से देखूं तो पीड़ा की बात यह है कि आज बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग निरोग रहें, क्योंकि हमारा मकसद, मैं ऐसा मानता हूं, देखिए मॉडर्न मेडिकल साइंस की आवश्यकता है, उसको हम मना नहीं कर सकते हैं। आज इमरजेंसी के लिए, एक्यूट मैनेजमेंट के लिए वह उससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। हम आयुर्वेद का काम करते हैं, फिर भी मैं इस बात के लिए कहूंगा। परंतु आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कितना भी बड़ा हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल का रॉ मटेरियल पेशेंट है। आप रोगी बनोगे तो हॉस्पिटल जाओगे, पर जो वेलनेस सेंटर हैं, योग आयुर्वेद के सेंटर हैं, वहां अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए, अपने आप को और बेहतर स्वस्थ करने के लिए भी आप जा सकते हैं। इसी अभियान को हम पूरी दुनिया में अभी स्थापित करने के लिए श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। जी, इस बार भारत को G20 की मेजबानी का मौका मिला है। G20 एक ऐसा जरिया हो सकता है जहां से आपका जो लक्ष्य है उसको आप तेजी से आगे रख सकते हैं, फैला सकते हैं। तो पतंजलि की क्या तैयारी है आयुष को G20 के माध्यम से कैसे ये बनाना है? उत्तराखंड के जितने भी भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, आप लोगों को एक चीज, क्योंकि अभी आप हमको सुन रहे हैं, अभी सत्र में यहाँ बैठे हैं, दोनों बहनें यहाँ हमारी हैं, एक पुरजोर ढंग से G20 एक उत्तराखंड के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हमारे लिए एक हो सकता है, बशर्ते मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, उसका नाम मैंने दिया है वनस्पतियों से विश्व बंधुत्व, कि जड़ी बूटियों से किस तरह से हम पूरी दुनिया को जोड़ सकते हैं। क्योंकि जब 200 वर्ष पीछे जाते हैं तो सारी दुनिया की जो चिकित्सा पद्धति है वो जड़ी बूटी आश्रित चिकित्सा पद्धति थी। तो उन जड़ी बूटी आश्रित चिकित्सा पद्धति, सिर्फ मैं आयुर्वेद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया की जो बॉटनी बेस्ड मेडिसिन सिस्टम की बात कर रहा हूं। उस सिस्टम को यदि हम यहां पर एक बड़े लेवल पर यदि ऐसा हम कोई गार्डन डेवलप करें, कोई इस तरह की कोई स्मृति स्थल बनाएं, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड का गौरव न केवल देश में अभी तो पूरी विश्व में स्थापित हो सकता है। और ये काम करने का अभी सही समय है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अभी आने वाले हैं, तो मैं उनको भी कहूंगा, और आप लोग भी पुरजोर एक कैंपेनिंग करिए कि हर्बल स्टेट का स्वरूप अभी तैयार हो और उसका संदेश पूरी दुनिया में जाए। इसके लिए हम सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें और सरकार को भी इसके लिए कहें कि अच्छा मौका है, क्योंकि जब लिखा जाएगा G20 हर्बल गार्डन उत्तराखंड हिमालय, तो ये हमारे लिए, हमारे खून को और हमारे ऊर्जा को बढ़ाने वाला होगा। कोरोना के बीते 2-2.5 साल उठाकर देखें तो सभी इंडस्ट्रीज को धक्का लगा, नुकसान हुआ। पतंजलि परिवार के लिए दौर कितना मुश्किल भरा रहा? सबके लिए मुश्किल भरा था। सबसे कठिन तो यह था कि हमको लगता था कि कर्मचारियों को कहीं इन्फेक्शन ना बढ़ जाए, किसी तरह से और तरह से परेशानियां ना हो। तो वो चिंता के साथ साथ में फिर मार्केट की प्रॉब्लम्स तो थी, तो हम लोगों ने भी झटके लिए। परंतु हमें प्रसन्नता इस बात की है
कि कोरोनिल हमने जिस तरह से पूरी दुनिया को खिलाया, हमने अपनी पतंजलि संस्थानों में करीबन 20,000 भाई बहन हरिद्वार के परिसर में काम करते हैं। जितने भी लोग पहले आते थे फैक्ट्री में, हम कोरोनिल की 2 गोली गर्म पानी से खिला के अंदर घुसाते थे, और जब घर जाते थे, क्योंकि अंदर सबको रख नहीं सकते थे, 2 गोली खिला करके घर भेजते थे। भगवान की कृपा से एक भी कैजुअल्टी पतंजलि में नहीं हुई। सिर्फ एक हमारा मेंबर था, वो जयपुर में रहते थे, उनकी पत्नी मेडिकल के डायरेक्टर थी, वो असावधानी से एक व्यक्ति हमारे बीच में से चला गया, ये बड़ी बात थी। उस स्थिति में भी हमारे सारे कर्मयोगी भाई बहनों ने, इस बात को भी मैं कहना चाहूंगा, सारे कंपनियों का सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन सब बर्बाद हो गया, पर पतंजलि के कर्मयोगी भाई बहनों ने आगे बढ़ करके फिर भी लोगों तक सामान पहुंचाने का काम किया। तो बिजनेस के रूप में तो ठीक है, थोड़ा नुकसान हुआ, पर सेवा के रूप में पतंजलि ने उस समय पर जो काम किया, मुझे अपने कर्मयोगी भाई बहनों पर, हमारे शिक्षक, हमारे वॉलंटियर्स पर हमें बहुत गर्व है कि कोई भी घर के अंदर नहीं घुसा, उस सड़कों पर उतर करके उन्होंने लोगों की सेवाएं की। हाँ, लेकिन इसी बीच आरोप लगाया गया कि कोरोनिल किट तो पूरी तरह से फेल हो गया क्योंकि बिका नहीं। खैर, आपने कहा कि वो एक अलग मैटर है, लेकिन उससे फायदा मिला, लोगों को नुकसान नहीं हुआ है। कोरोना के दौरान में ये लड़ाई भी हमने देखी, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले भी आस्था ने किया, आपने जवाब दिया। आप दोबारा क्या बिका नहीं, ये कहना है? हाँ, जो मैं आपको बता देता हूं कि कोरोनिल किट आपके जो अमेजन वगैरह पर ऑनलाइन साइट में हमारी वो 445 रुपए की कोरोनिल करीबन 10-10, 15-15 हजार रुपए में बिकी है, और अमेजन के साइट से लोगों ने खरीदे हैं। और हमारे यहाँ भी एडवांस ले जाने के लिए गाड़ियां लेकर के लोग लाइन में खड़े, यानी कि वो आरोप गलत है, निराधार आप कह रहे हैं। अब इससे जुड़ा जो मेरा अगला सवाल है, थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे कि क्या आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिकल साइंस मिलकर काम कर सकते हैं? ऐसी स्थिति आ सकती है क्या? ऐसी स्थिति बन रही है और होनी जरूरी है, क्योंकि देखिए, मैं हमेशा इस बात को बहुत जोर के साथ कहता हूं, पैथियां बाहर है, जो बाहर हम बात करते हैं ना, ये आयुर्वेद है, एक यूनानी है, एक ये एलोपैथिक है, एक होम्योपैथिक है, ये जो पैथियां हैं ये बाहर है। अंदर जब जो जाता है ना, जो मुंह के अंदर चला जाता है, तो पैथी काम नहीं करता, उसकी जो बायोकेमिस्ट्री है ना, वो काम करती है। हमेशा ध्यान रखना। तो और बन जाएगी दोनों जगह पे। रोगी जो चिकित्सक है, वो किसी भी पैथी का है, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि जो मेरा रोगी है वो ठीक हो। तो रोगी हित सर्वोपरि माने, और सारे पैथियों को इंटीग्रेटेड पैथी के रूप में भारत में होना जरूरी है। जब ये काम चाइना में हो सकता है, ये काम कोरिया में हो सकता है, ये काम कई सारे कंट्रियों में है, इस देश में क्यों नहीं हो सकता? बहुत ही पॉजिटिव विचार है आचार्य जी, लेकिन एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिसकी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा भी की थी, मैं जिक्र बार बार इसलिए कर रही हूं क्योंकि हार्ट कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। कोई हंसते हंसते अचानक गिर पड़ता है, कोई पूजा कर रहा है, मृत्यु हो जाती है, और उसमें बहुत यंग एज के लोग भी शामिल हैं। तो लोगों में एक डर सा बैठ गया है, क्योंकि कोई कारण नहीं समझ पा रहा क्यों हो रहा है, लेकिन दहशत इस बात को लेकर है कि किसी के भी साथ हो सकता है। तो आयुर्वेद या लाइफस्टाइल में या कुछ ऐसे खान पान में कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हार्ट को हेल्दी रखा जा सके, और कुछ चिन्ह जो पूर्व में पहचाने जा सके? जी, जो आप कह रही हैं बहुत चिंता की बात है, वो हम भी प्रतिदिन सुनते हैं, और कहीं अपने परिचितों में, कहीं जानने वालों में भी घटनाएं घटित हो रही है, और अभी कुछ ज्यादा इस तरह की मृत्यु बढ़ रही है। तो उनमें जो हमने अनुसंधान किया, या जो हमको पता चला कि आजकल बच्चों का सेहत बनाने के लिए ज्यादा रुचि होती है, तो इस तरह के लेते हैं मसल्स बनाने के लिए, दूसरी चीज के लिए जो आर्टिफिशियल, जो इस तरह की जो चीजों को लिया जाता है, वह भी एक बड़ा कारण है। तो सेहत बनाएं, जिम जाएं, पर सावधानी के साथ इस तरह की चीजों का सेवन करें, एक तो ये जरूरी है। दूसरा, प्रतिदिन योगाभ्यास और प्राणायाम करें, ये जरूरी है। तीसरे, सबके लिए, जैसे आप सुबह उठ करके चाय पीते हैं, इस चाय की जगह आप अर्जुन की छाल और थोड़ी सी दालचीनी, चाय जैसी ही लगेगी, आपको और स्वाद लेना है तो थोड़ी इलायची डाल दो। इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए आचार्य? 1 कप जो हम चाय एक व्यक्ति पीता है, अच्छा जो 200 ml 250 ml कप के लिए 3 ग्राम अर्जुन की छाल, आधा ग्राम दालचीनी पर्याप्त है। उसी हिसाब से जितनी संख्या हो परिवार की उसको कर सकते हैं। दालचीनी की मात्रा कम ज्यादा कर सकते हैं। अर्जुन छाल की मात्रा 5 ग्राम तक भी एक व्यक्ति पी लेगा तो थोड़ी कशैलापन होता है, उससे कोई हानि नहीं है।
ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है। इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में हम लोग स्वयं, हमारे कई रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। बहुत ही लाभकारी है और सब लोगों को इसका सेवन घर में आराम से आप कर सकते हैं, करना चाहिए। आचार्य जी, एक और जानकारी मैं चाहूंगी। 3 चोटियों की बात हुई है, 3 चोटियां औषधि को लेकर, योग ऋषि, आयुर्वेद पर्वत और ऋषि पर्वत, ये 3 चोटियां क्या है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि हम हिमालय में, पहाड़ों में बहुत घूमते रहे हैं, हमें अच्छे भी लगते हैं झरने, नदी, पहाड़, जंगल और पहाड़ के लोग भी, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार ऐसा प्रोग्राम बना कि हमें था कि हमें कभी हिमालय की चढ़ाई चढ़नी है जी, तो हमने ये सोच करके ऐसा प्रोग्राम बनाया कि इस वर्ष हमें जाना है तो लगभग 22,500 की चोटियों पर, जो अनारोहित पर्वत थे, जहां आज तक कभी कोई मानवीय कदम नहीं पड़े, उन जगहों पर हमने जाकर के तो 3 चोटियां मिली और हमको लगा कि हमें योग आयुर्वेद से जुड़े हैं, तो एक का हमने योग ऋषि, एक आयुर्वेद ऋषि और तीसरे का हमने जो और तीसरा जो है राष्ट्र ऋषि, और जो ग्लेशियर था, बहुत बड़ा फील्ड था, उसका ऋषि ग्लेशियर, ऋषि बामक हमने नाम रखा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 के इस मंच पर आने के लिए। इस मंच से आज आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारे हेल्थ टिप्स दिए और साथ ही पतंजलि का विजन क्या है, हर्बल स्टेट को लेकर आपकी क्या सोच है और जो इनिशिएटिव्स आपने लिए हैं, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 के प्रयास के लिए भी और आप सब के लिए भी। योग 22 साल का हो गया है उत्तराखंड, मतलब पहाड़ अब अपनी युवा अवस्था में है और उसकी बागडोर भी एक युवा के हाथों में ही है। उनके कंधों पर जिम्मेदारी है पहाड़ की तस्वीर और तकदीर को बदलने की। मेनका बिल्कुल, और संकल्प लिया है उन्होंने कि उत्तराखंड को आने वाले दिनों में हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है। उद्योगों की बात हो, शिक्षा की बात हो, यहाँ के औषधियों की बात हो या